तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सब घर में खैरियत होंगे। बहुत समय बाद में हमारी मुलाकात हो रही है, थोड़ा काम हो गया था इस वजह से। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंतिम लेक्चर मान लीजिए वो पढ़ने वाले हैं और उसमें हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, आंतरिकी क्या होती है। ठीक है, नॉर्मली हमने इससे पहले की लेक्चर के अंदर देखा है कि एक्सचेंज जॉन है, यानी गैसों का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। तो हमने उसमें ऑक्सीजन का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो देख लिया था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसफर होता है वो भी देख लिया था, और कुछ संवातन को नियमन करने वाले केंद्र देखे थे। राइट, आज हम पढ़ने वाले हैं कि श्वसन तंत्र की एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, आ जाओ। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र की एनाटॉमी। आंतरिकी बोलते हैं ना। राइट, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, श्वसन तंत्र की एनाटॉमी यानी आंतरिक। जब हम श्वसन तंत्र की आंतरिकी पढ़ते हैं ना, तो उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, एक तो होता है कंडक्टिंग जॉन। कंडक्टिंग जॉन का मतलब है संचारण केंद्र, संचारण केंद्र। और दूसरा कौन सा होता है जो हमने पढ़ लिया है, कौन सा? एक्सचेंज जॉन। यानी कि एक्सचेंज किसको बोलते हैं? आदान प्रदान को। यानी गैसों का आदान प्रदान। तो जरा ध्यान से देखो, एक्सचेंज जोन तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, और एक्सचेंज जोन था कहां पे? यानी मैं एक्सचेंज जोन की बात करूं तो गैसों का आदान प्रदान किन के मध्य हो रहा था? किन के मध्य हो रहा था? एक तो कूपिका थी, कूपिका से किस में जा रहा था? ब्लड में, और ब्लड से किस में जा रहा था? उत्तकों में। इसका मतलब गैसों का आदान प्रदान किसके मध्य होता था? कि कूपिका है, उस कूपिका से रुधिर में जा रहा था, और रुधिर से किस में जा रही थी? गैसें उत्तकों में जा रही थी। राइट, ये तो था इसका एक्सचेंज जोन, जो कि हमने डिटेल के अंदर पढ़ लिया है। आज हम किसके बारे में बात करेंगे कि कंडक्टिंग जोन यानी संचारण केंद्र क्या होता है। कंडक्टिंग जोन का मतलब बेसिकली ये होता है कि कूपिका से एक्सचेंज जोन स्टार्ट हुआ। इसका मतलब वायु है वो हमारे नासिका मार्ग से लेकर के कूपिका तक का क्षेत्र कैसा हो गया? कंडक्टिंग जोन। यस या नो? यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो नासिका है, नासिका से लेकर के कूपिका तक का जोन। अब इसके मध्य कौन कौन सी संरचनाएं काम करेगी, कौन कौन से अंग काम करेंगे, उनके बारे में तो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो हमारी नासिका है, नासिका से लेकर के कूपिका तक जो वायु का संचारण है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिंग जोन बोल रहे हैं। यस या नो? देखो, संचारण केंद्र का मतलब है कि वायु है वो नासिका से होते हुए कूपिका तक पहुंच रही है। अब उसके मध्य बहुत सारे अंग काम करेंगे, उनके बारे में तो हम देखेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए याद क्या रखना है कि ये जॉन किन किन के बीच में होगा?
तो नासिका से कुपिका के मध्य होगा, यस या नो। और एक्सचेंज जोन हो जाएगा कुपिका से उत्तकों के मध्य हो जाएगा, यस या नो। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो कंडक्टिंग जोन है, संचारण केंद्र है, वो करता क्या है। ये क्या करेगा, जो वायुमंडलीय वायु है उसको किसके मध्य पहुंचाएगा, वायुमंडलीय वायु कुपिका तक पहुंचाएगा। यानी कि जो वायुमंडलीय वायु है उसको फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, संचारण केंद्र। तो मैं लिख देता हूं कि वायु यानी O2 को वायुमंडल से फेफड़ों तक स्थानांतरित करता है। राइट। अब दूसरी बात, पहला तो क्या करेगा, जो O2 है वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसको फेफड़ों तक पहुंचाएगा, स्थानांतरित करेगा, ठीक है। दूसरी बात और क्या कर सकता है, और जब ये वायु अपने शरीर के अंदर जाती है, नासिका से होते हुए जाती है, तो इस पथ से होते हुए जाएगी। अब इस पथ के अंदर जब वायु अंदर प्रवेश करती है तो बहुत सारे उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों का मतलब यह है कि कुछ पार्टिकल होंगे, कुछ धूल के कण होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी अननेसेसरी जो हमारे श्वसन तंत्र को हानि पहुंचा सकती हैं। तो उनका फिल्ट्रेशन कौन करेगा, छानना, यानी कि वायु को सानने का काम कौन करेगी, तो संचारण केंद्र, यानी कि फिल्ट्रेशन। ये नई स्लाइड लेते हैं, यानी हेडिंग डाल देते हैं पहले कंडक्टिंग जोन, ठीक है, यानी संचारण केंद्र। अब संचारण केंद्र में हो क्या क्या रहा है, पहली बात तो जो वायुमंडलीय वायु है उसको फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करेगा, यस या नो। यानी कि सबसे पहली बात, जो बाह्य वायु है यानी मोस्टली O2 को एक्सचेंज जोन यानी फेफड़े, एक्सचेंज जोन कहां से स्टार्ट हुआ था, फेफड़ों से तक स्थानांतरित करना। फर्स्ट काम इसका है क्या, कि बाह्य जो वायु है यानी ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाता है संचारण केंद्र, नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर, जो वायु के अंदर अननेसेसरी पार्टिकल है, जो कण हैं, धूल के कण हैं, उनको फिल्ट्रेट करेगा, यानी कि वायु को छानने का काम करेगा, वायु को छानने का काम, यानी इसका फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है। और देखो हमारी वायु है, वायुमंडल के अंदर वायु जो प्रेजेंट होती हैं उनका टेम्परेचर अलग होता है, उनकी आर्द्रता अलग होती है, यस या नो। लेकिन हमारे शरीर के अंदर तो वायु कितने डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए, लगभग 37 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम समतापीय है, यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है। तो हमें अगर वायु को अंदर लेना है तो वायु का टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा, वायु की आर्द्रता को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो बाहरी वायुमंडल है उसमें तो वायु 37 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ी होगी, भाई समझ पा रहे हैं ना, कि बाहरी जो वायु है उसकी टेम्परेचर देखा जाए तो उसका तो 37 डिग्री नहीं होगा। इसका मतलब अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें जीवित रखने के लिए हमारा टेम्परेचर फिक्स है, उस अवस्था में
उस स्टेज में यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? संचारण केंद्र। यानी ये क्या करेगा? जो तापमान है उसको बढ़ाएगा और आर्द्रता को बढ़ाएगा, आर्द्रता को बढ़ाएगा। ये संचारण केंद्र का मुख्य कार्य है कि ये बाह्य जो वायु है उस वायु को क्या करेगा? फेफड़ों तक पहुंचाएगा, यानी एक्सचेंज जोन तक पहुंचाएगा। सेकंड नंबर, जो अशुद्धियां हैं वायु में उसको क्या, जैसे अशुद्धियों में होगा क्या कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं होगी। अब ये श्लेष्मा गिरवा कोशिका है वो क्या करेगी? जो उन भोजन के उन वायु के अंदर अननेसेसरी पार्टिकल है वो उसको क्या कर देगी? चिपका लेगी इसके अंदर, तो उससे क्या हो जाएगी? वायु फिल्ट्रेट हो जाएगी। तीसरी बात, ये वायुमंडलीय जो टेम्परेचर है उससे अधिक करेगी, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर तो वायुमंडल से ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से मेनली इसके 3 कार्य होते हैं और ये 3 कार्य आपको एक बार लिखने हैं। और लिखते लिखते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। लिखो भाई, जल्दी से लिखो यार। हो गया? अब मैंने पहले बोला कि जो कंडक्टिंग जोन है, इस कंडक्टिंग जोन के अंदर नासिका से लेकर के कुपिका तक का क्षेत्र आता है। अब मुझे जो कुपिका तक का क्षेत्र है उससे बीच में कौन कौन से अंग काम करते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं काम करती हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा इसका पथ हुआ। यानी हमें संचारण केंद्र है उसका पथ देखने की जरूरत है कि संचारण जो कंडक्टिंग जोन है उस कंडक्टिंग जोन का क्या हाल है। अब देखो, कंडक्टिंग जोन में क्या है? सबसे पहले नासा छिद्र, यानी नासा छिद्र से स्टार्ट होगा। नासा छिद्र, नासा छिद्र से किस में जाएगा? यानी कि इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। नासा छिद्र में गया। अब नासा छिद्र के बाद में नासा गुहा के अंदर गया, यानी नेजल कैविटी के अंदर गया, यानी ये नासा छिद्र से नासा गुहा में गया। यानी मैं एक काम करता हूं, इसको लिखने से पहले मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको, फिर लिखता हूं। यानी कि चलो यहीं पे लिख देते हैं ना। अब देखो, एक डायग्राम बनाता हूं मैं। जरा सी बावरी है वो आंखों में रहती हैं। ये क्या है? ये अपना चेहरा है और ये नासिका है, तो ये नासिका से होता हुआ ऐसे आया। ओके, ये इस तरीके से होगा। ठीक है,
ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसका कंडक्टिंग जॉन का पूरा पूरा डायग्राम बना देता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले ये क्या है, नासा छिद्र, तो ये नासा छिद्र हो गया। उसके बाद में ये क्या हो गई, नासा गुहा हो गई। उसके बाद में ये क्या हो गई, नेजोफेरिक्स हो गई। और ये क्या है, ये भोजन वाला पार्ट है, तो ये क्या है, फेरिक्स हो गई। फेरिक्स का मतलब होता है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के बाद में जो ग्रसनी फेरिक्स है वो फेरिक्सी कॉमन पथ है। क्यों, क्योंकि इस ग्रसनी से देखो ये भोजन का पथ है और भोजन के पथ के अंदर ये नेजोफेरिक्स है ना, तो ये क्या है, ये ओरोफेरिक्स है, इसको बोलते हैं ओरोफेरिक्स। अब ये भोजन का पथ है वो फेरिक्स से होते हुए, जब ये भोजन का पथ, फेरिक्स दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक होती है इसियोफेगस के अंदर और दूसरी किस में होती है, एक तो इसियोफेगस में हो गई और दूसरी किस में होती है, दूसरी होती है, जैसे पीछे वाला भाग क्या होता है, ये तो है इसियोफेगस, यानी ये पीछे का भाग है, यानी कि पृष्ठीय भाग है ना, पृष्ठीय, ये गर्दन है यहाँ पे, पृष्ठीय भाग। पीछे क्या होगा, आहार नाल का तंत्र यानी पाचन तंत्र होगा। और आगे क्या है, अब ये फेरिक्स है दो भागों में, ये कॉमन है, ये भोजन का पथ है, ये इसका मतलब ये क्या हो गया, श्वसनी, श्वास नली, अरे भाई श्वास नली, दैट इज ट्रेकिया। ठीक है, अब है ना ये श्वास नली है वो आगे जाएगी, आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इस तरीके से। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्वसनी, और श्वसनी को बोलते हैं ब्रोंकी। और ये जब श्वसनी है वो डिवाइड हो जाती है, तो जो ब्रोंकी है उसके बाद में ये डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होकर के किसकी निर्माण करती हैं, श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, श्वसनिका। और श्वसनिका के बाद में क्या बनता है, श्वसनिका के बाद में क्या आ जाएगी, लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ओके, ये इसका संचारण पथ है। तो मैं पथ को एक बार लिख लूं जस्ट इसके सामने, कि सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, नासा छिद्र से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद में नासा गुहा, फिर ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स था तो उसके बाद में इंटरनल आएगा बीच में, तो आंतरिक नासा छिद्र, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद में नेजोफेरिक्स, नेजोफेरिक्स,
नेजोफेरिक्स के बाद में फेरिक्स। फेरिक्स का मतलब है ग्रसनी, ठीक है। और ग्रसनी क्या है? कॉमन पथ है ये ग्रसनी। और ग्रसनी से किसका निर्माण हो रहा है? कहां से? ग्रसनी से क्या निकलती है? ट्रेकिया यानी श्वास नली। श्वास नली। अब ये श्वास नली है वो किस में डिवाइड हो जाएगी? श्वसनी के अंदर। और श्वसनी यानी ब्रोंकी, और ब्रोंकी किस में हो जाएगी? श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल्स। श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स। और ये क्या करेगी? किस में जाएगी? कुप्पिका में। तो हमने यही तो देखा था कि जो नासा छिद्र है वहां से लेकर के कुप्पिका तक का क्षेत्र है वो कैसा है? कंडक्टिंग जोन है, यानी संचारण केंद्र है। ये कैसा क्षेत्र है? संचारण केंद्र। ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये जो श्वास नली है यानी ट्रेकिया, ये किस साइड है? अधरीय यानी आगे है, तो मैं यहां लिख देता हूं ये किस साइड हो जाएगी? अधरीय। ये अधरीय। और जो पाचन तंत्र है इस्योफेगस कैसा है? ये इसको ग्रसिका बोलते थे ना, तो ये है पृष्ठीय। बस इस चीज को ध्यान रखना है। ये इस तरीके से कंडक्टिंग जोन है, वो वायु का संचारण करता है यानी वायु को स्थानांतरित करता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए एक बार। ये इसका संचारण क्या है? पथ है। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? देखो, जब आप इस चीज को पढ़ रहे होते हैं तो ये फेरिक्स है, और फेरिक्स के बारे में मैंने अभी बोला ये क्या है? भोजन और वायु यानी कि श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन पथ है। यहां से पीछे की तरफ जो भाग है वो तो इस्योफेगिस यानी कि डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है, और आगे है वो श्वास नली का। अब इसका कॉमन पथ है तो यहां से भोजन आया तो गलती से भोजन श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। अगर यहां से वायु आ रही है तो वो गलती से इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसको सेपरेट करना भी तो जरूरी है ना। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए देखो, चलो मतलब दोनों ही तरीके से मैं इसको बता सकता हूं। कैसे? कि जब मैं भोजन को ग्रहण कर रहा हूं, यानी जब मैं भोजन को ग्रहण कर रहा हूं तो यहां पे इलास्टिक जो कार्टिलेज है उससे बनी हुई क्या होती है? एपिग्लोटिस होता है। और ये एपिग्लोटिस जब मैं भोजन को ग्रहण कर रहा हूं उस समय तो किसको बंद कर देगा? ये ट्रेकिया को बंद कर देगा। यानी मुझे भोजन का जो मार्ग है उसको चालू रखना है, ओपन रखना है, तो ये ट्रेकिया को बंद कर देगा। लेकिन जब मुझे श्वास लेना है यानी कि वायु को अंदर लेना है तो मुझे कौन सा मार्ग चालू रखना पड़ेगा? ट्रेकिया वाला। यानी कि ये एपिग्लोटिस किसको बंद कर देगा? इस्योफेगस को बंद कर देगा, यानी ऊपरी भाग है इसका उसको बंद कर देगा। तो ये किस में चली जाएगी? संचारण पथ में, राइट। तो ये चीज आपको लिखनी है कि यहां लिखते हैं कि भोजन को निगलते समय, भोजन को, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, मैंने पहले अभी बोला। भोजन को निगलते समय इलास्टिक कार्टिलेज उपास्थि, कार्टिलेज का मतलब है उपास्थि, से बनी एपिग्लोटिस अब हम भोजन के बारे में बात करें तो एपिग्लोटिस किसको बंद करेगा? ट्रेकिया को, यानी श्वास नली को
बंद कर देता है, बंद कर देता है। और ये जब भोजन को निगलते हैं तो हो किसकी बात रही है? ग्रसनी पार्ट में, ग्रसनी। यही तो क्या है? भोजन और श्वास के कॉमन पथ है, यानी ये भोजन ग्रहण करते समय भी पार्टिसिपेट करती है और जब हम श्वास लेते हैं तब भी पार्टिसिपेट करती है, यानी भोजन प्लस वायु दोनों के लिए, भोजन व वायु के लिए, वायु दोनों के लिए क्या है? कॉमन पथ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं अगर यहां पे ये लिखता कि जब हम वायु को अंदर ले रहे हैं, इसका मतलब मैं श्वास नली की जगह क्या लिखता? ग्रसिका लिखता। क्यों? ये दोनों के लिए ही है, क्योंकि ये कॉमन पथ है। तो अब मैंने भोजन के रिगार्डिंग लिखना है, तो आप जब इस चीज को लिखें तब एक साथ में और ऐड करना है कि जब वायु को हम वायु को अंदर ले रहे, तो निगलने को तो लिखना नहीं है वहां। तो वायु को अंदर लेते समय इलास्टिक उपास्थि से बनी एपिग्लोटिस किसको बंद कर देती है? ग्रसिका को बंद कर देती है। यहाँ पे ग्रसिका लिख देना है बस आपको, ये चीज आपको ऐड करनी है अपने हिसाब से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सही है ना? ठीक है, हो गया होगा। अब देखो, ये फेरिक्स तक का पार्ट हो गया। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? कंडक्टिंग जोन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मुझे पाचन तंत्र में नहीं जाना है, यानी मुझे किस तरफ जाना है? अधरीय भाग यानी ट्रेकिया की साइड जाना है। तो मुझे क्या करना है अभी? ट्रेकिया यानी श्वास नली, तो ट्रेकिया श्वास नली। अब ये जो श्वास नली है उसका मैं थोड़ा सा व्यू देता हूं, कैसे होती है, कहां से आ रही थी। यहां बनाते हैं ना कि ये तो क्या था? ग्रसनी थी, यानी ये फेरिक्स है। अब यहां से अधरीय भाग में थी ये ट्रेकिया, तो मैं इस चीज को ना बना करके, ये तो नहीं बना रहा, ये आगे वाला है, तो ये क्या है? ट्रेकिया है। अभी के लिए मुझे केवल ट्रेकिया बनाना है, तो मैं क्या करता हूं? इस चीज को, ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, उसको मैं बाहर ले रहा हूं। मतलब इस वाले पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं? बाहर ले रहा हूं। ये ट्रेकिया है तो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये ट्रेकिया हो गया। ठीक है, ये ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया का जो अग्रभाग है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? अग्रभाग है, यहां पे इस चीज को बोलते हैं कंठ यानी लैरिक्स। ये क्या है? कंठ यानी लैरिक्स। यानी ये क्या है? ट्रेकिया का अग्रभाग है। ये क्या है? श्वास नली का अग्रभाग है, सबसे आगे वाला भाग है। ठीक है, और जब ट्रेकिया की बात करते हैं तो ट्रेकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? इस तरीके से सी आकार के छल्ले, अपूर्ण छल्ले होंगे। अपूर्ण छल्ले का मतलब भी समझाऊंगा मैं क्या होती हैं। तो इस तरीके से क्या है, इसके ऊपर अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं। और ये प्रेजेंट क्यों होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी के लिए याद क्या रखना है कि ट्रेकिया के ऊपर अपूर्ण छल्ले होते हैं, और वो किससे निर्मित होते हैं? हाइलिन उपास्थि से। तो ये कैसे हैं? अपूर्ण छल्ले हैं।
और किससे निर्मित होते हैं? हाइलीन उपास्थि से। अब ये जो अपूर्ण छल्ले हैं वो केवल और केवल अधरीय भाग में होते हैं। जब हम ऐसे खड़े रहते हैं तो आगे वाला पार्ट होता है ना, यानी ये होते कैसे हैं? सी आकार के होते हैं, सी शेप के होते हैं, और ये केवल अधरीय भाग में होते हैं, केवल अधरीय भाग में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो पृष्ठीय भाग है, पृष्ठीय भाग, वहां पे क्या प्रेजेंट नहीं है? अपूर्ण छल्ले अब्सेंट है, अपूर्ण छल्ले अनुपस्थित है। यस या नो? तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाऊं तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा बाहर लेता हूं, है ना, और मैं क्या कर रहा हूं? इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहा हूं, यानी कि सीधा ऐसे काट रहा हूं, तो मेरे को कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये इस तरीके से। अब ये ऊपरी वाला भाग है वो मैं मान रहा हूं कि अधरीय भाग है, तो मेरे को ये जो अपूर्ण छल्ला है वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा। बस ये है, ये सी शेप का दिख रहा है, और ये केवल अधरीय भाग में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है? जब वायु नहीं पहुंच रही होती है, यानी इसके अंदर वायु नहीं है, उस समय श्वास नली पिचक जाती है, तो पिचकने से रोकने का काम किसका है? अपूर्ण छल्लों का है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो कंठ है, लैरिक्स, लैरिक्स के बारे में हम लिख देते हैं कुछ चीजें। लैरिक्स यानी कंठ, इसके बारे में आपको ध्यान क्या रखना है? ये सबसे पहली बात तो ये ट्रेकिया का अग्रभाग है, तो नंबर, ये श्वास नली का अग्रभाग है। अग्रभाग किसका? श्वास नली का। और दूसरी बात, कंठ का काम क्या होता है? ध्वनि को उत्पन्न करना, यानी ये साउंड बॉक्स है, ये ध्वनि उत्पन्न करता है। और ये किसका निर्मित होते हैं? ये कार्टिलेज उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज बॉक्स। कार्टिलेज बॉक्स का मतलब है इसके अंदर बहुत सारी मतलब कार्टिलेज पाई जाती हैं, जैसे कि थायराइड हो सकता है, अलग अलग हाइलोरोनिक उपास्थि हो सकती हैं, तो बहुत सारी ये उपास्थियों से मिलके बना होता है, इसलिए ये कार्टिलेज बॉक्स हो गया। और ये क्या हो गया? साउंड बॉक्स। तो जैसे पक्षी वगैरह होते हैं ना, वो भी अपना जब स्वर निकालते हैं तो वो किससे निकालते हैं? कंठ से, लैरिक्स। तो जब पक्षियों में लैरिक्स नहीं बोलते हैं, उनमें पक्षियों के अंदर तो शेरिक्स बोलते हैं, शेरिक्स। अपने लिए नॉर्मली लैरिक्स यूज होते हैं, बाकी पक्षी होते हैं ना उनके लिए शेरिक्स बोलते हैं। तो इस चीज को आपको लिखना है बस। ये हो गया ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, बस इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो श्वास नली के बारे में बात हो गई, और कुछ लिखना है तो हम ऐड करते हैं कुछ, ठीक है। यानी इसी हम डायग्राम को क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इधर बनाता हूँ मैं, है ना, थोड़ा समझने के लिए आसानी हो यहाँ पे। अरे भाई, स्पीडली बना देते हैं इसको। देखो ये क्या था? ये ग्रसनी थी, यानी फेरिक्स। ये क्या है? ट्रेकिया।
यानी कि श्वास नली, और ये क्या है, ये है श्वसनी। अब ये जो श्वसनी है ना, श्वसनी ये जब पहली बार डिवाइड हुई तो इसे हम प्राथमिक श्वसनी बोले, यानी प्राइमरी ब्रोंकी। फिर जब ये पहली बार डिवाइड हुई तो ये प्राइमरी, फिर ये दूसरी बार हुई तो ये सेकेंडरी हो जाएगी, फिर तीसरी बार हुई तो ये टर्सरी हो जाएगी। तो ये कितनी टाइप की हो सकती हैं, 3 टाइप की हो सकती है, यानी कि ये 3 भागों में डिवाइड होगी। पहली जो डिवाइड होगी उसे हम प्राथमिक श्वसनी बोल दिया, फिर जब दूसरी बार डिवाइड हुआ उसे हमें द्वितीयक श्वसनी बोल दिया, जब तीसरी इस तरीके से हो गई तो तृतीयक हो गई, और लास्ट में क्या था, लास्ट में था ब्रोंकियोल्स यानी श्वसनी का, यानी टर्सरी के बाद में ये इस तरीके से डिवाइड हो गई, और ये क्या है, ये तो है ब्रोंकियोल्स यानी श्वसनिका। अब श्वसनिका किसके अंदर खुल जाएगी, ये इस तरीके से यहां पे होगी कुपिका। ये क्या है, कुपिका। बस, तो ब्रोंकियोल्स भी 2-3 टाइप के हो सकते हैं। क्यों, जब स्टार्टिंग होती है तो उसे तो हम बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स, और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, टर्मिनल। तो सबसे लास्ट में हो गया उसको हमने क्या बोल दिया, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स यानी अंत्यस्थ। टर्मिनल को बोलते हैं अंत्यस्थ ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये कैसा है, अंत्यस्थ, और ये प्रारंभिक। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जब हमने पीछे ये देखा कि जो ये अपूर्ण छल्ले हैं उनका उसमें रोल होता है। कैसे, कि जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, अपूर्ण छल्ले होते हैं। तो ये ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट है, ये ट्रेकिया के ऊपर हो गया। फिर जो श्वसनी है ब्रोंकी, तो उसके प्रारंभिक और सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही, यानी कि इसके ऊपर भी प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर भी प्रेजेंट होगा, और ये वाली इनिशियल है तो इनिशियल के ऊपर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब इस बात को समझो कि ये अपूर्ण छल्ले हैं, किन किन पे प्रेजेंट होते हैं। तो अपूर्ण छल्ले यहां पे लिखो कि अपूर्ण छल्ले किसमें उपस्थित होंगे, कहां कहां प्रेजेंट होंगे। एक तो ट्रेकिया यानी श्वास नली, दूसरा प्रारंभिक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनी, और सेकेंडरी और टर्सरी यानी कि द्वितीयक तृतीयक श्वसनी में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये द्वितीयक एंड तृतीयक श्वसनी एवं प्रारंभिक ब्रोंकियोल्स, यानी जो इनिशियल ब्रोंकियोल है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, अपूर्ण छल्ले। यानी यहां पे लिखता हूं मैं प्रारंभिक श्वसनिका में। बस, अगर कोई ये पूछे कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं अपूर्ण छल्ले, तो नहीं, केवल लास्ट कहां पे, प्रारंभिक ब्रोंकियोल्स के अंदर। इसका मतलब अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए कि अपूर्ण छल्ले हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि श्वास नली में यानी ट्रेकिया में प्रेजेंट होंगे, उसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही ब्रोंकी में प्रेजेंट होंगे, और ब्रोंकियोल्स का केवल इनिशियल भाग
केवल इनिशियल भाग, यानी कि जो प्रारंभिक श्वसनिका होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, अपूर्ण छल्ले प्रेजेंट होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, जो अंत्यस्थ श्वसनिका है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं, अपूर्ण छल्ले। और अपूर्ण छल्ले हैं वो किससे निर्मित होते हैं, हाइलिन उपास्थि से निर्मित होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो ट्रेकिया है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये निर्मित किससे होती हैं, हाइलिन उपास्थि से, हाइलिन उपास्थि से निर्मित अपूर्ण छल्ले, हाइलिन उपास्थि से निर्मित होते हैं। अब जैसे वर्टिब्रा होती है ना पीछे, तो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, वक्षीय कशेरुक। अब वक्षीय कशेरुक 1 से 12 तक होती है, 1 से 12 तक होती है। तो जो पांचवी वक्षीय कशेरुक होती है ना, यानी कि जो ये ग्रसनी है, वो कौन सी कशेरुक के पास डिवाइड हुई है, पांचवी वक्षीय कशेरुकी। यानी टोटल होती थी T1 से T12 यानी 12, लेकिन पांचवी वक्षीय कशेरुकी के पास में ये फेरिक्स किस दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो इसोफेगस और एक ट्रेकिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो यहां से क्वेश्चंस बन सकता है, और एक ये अपूर्ण छल्ले कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं यहां बन सकता है, और एक किस उपास्थि से निर्मित है यहां से बन सकता है, और यहाँ पे ये जो लैरिक्स है इसका क्या काम होता है, यहां से क्वेश्चंस बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो अपूर्ण छल्ले हैं वो केवल और केवल अधरीय भाग में प्रेजेंट होंगे और सी शेप के होंगे। तो सी शेप इस तरीके से दिख रहा है, ये मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन निकाला है, तो ये सी सेक्शन से देखेंगे। अपूर्ण छल्ले अपसेंट कहाँ पे होंगे, पृष्ठीय भाग में, यानी ये पीछे वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये ऊपरी भाग है, तो ये कैसा था, 2 भाग, तो ये ऊपरी, तो ये हो गया अधरीय भाग, और ये पीछे वाला मैंने बोल दिया पृष्ठीय भाग। और पृष्ठीय भाग के अंदर छल्ले प्रेजेंट नहीं है। बस ये आपको लिखना है, इसको लिख दीजिए आप। हो गया, चलो ठीक है। हाँ, एक और चीज लिखनी थी कि जो ये अपूर्ण छल्ले हैं वो करता क्या है, ये वायु की अनुपस्थिति में, यहां लिख देते ना कि वायु की अनुपस्थिति में अपूर्ण छल्ले, जो श्वास नली है, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बस। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक का नाम है डेड स्पेस वॉल्यूम। स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है
कि जब संचारण पथ के अंदर वायु अंदर जाती है, ठीक है, और वायु किसके थ्रू जाती है, कंडक्टिंग जोन, और कहाँ पे जाती है, एक्सचेंज जोन में। यानी कंडक्टिंग जोन से होते हुए वायु किस क्षेत्र में जाती है, एक्सचेंज क्षेत्र में जाती है। तो वायु का इतना भाग, वायु का वो भाग जो एक्सचेंज जोन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि वायु नासिका से होती हुई टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कहां नहीं कर रही है, एक्सचेंज जोन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। यानी वायु की वह मात्रा जो एक्सचेंज जोन यानी फेफड़े, फेफड़ों से स्टार्ट होती है ना, मैं भाग नहीं लेती। यानी कि वायु का वह मात्रा जो केवल और केवल किस में रहता है, ओनली संचारण पत्र में, केवल संचारण पथ में ही उपस्थित। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ तो इसका भी वॉल्यूम होगा, तभी तो हमने बोला है कि इतना वॉल्यूम है कि वो फेफड़े यानी एक्सचेंज जोन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन संचारण पथ में तो है। तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 150 ml। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नीट के अंदर भी पूछा गया है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा, दोनों ही परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि डेड स्पेस वॉल्यूम है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो 150 ml, यानी कि 150 ml होती है। और होता क्या है कि एक्सचेंज जोन के अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं करने वाली वायु का अमाउंट है वो क्या है, डेड स्पेस वॉल्यूम है। ठीक है, इसको छाप लीजिए आप। भाई एक्सचेंज जोन है, एक्सचेंज जोन के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ना यहाँ पे कि जो गैसों का आदान प्रदान है, गैसों के आदान प्रदान में, गैसों का आदान प्रदान कहां से होता था, एक्सचेंज जोन से, आदान प्रदान में कार्यरत नहीं। बस ये चीज डेड स्पेस वॉल्यूम के अंदर आपको ध्यान रखना है। अवशेषी स्थान आयतन ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, लिख लीजिएगा जल्दी से। हो गया, ठीक है, यानी गैसों के आदान प्रदान में कौन कार्यरत नहीं रहेगा, डेड स्पेस वॉल्यूम। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, अंतिम पार्ट में पहुंच चुके हैं ना, तो एक्सचेंज जोन में देख लेते हैं अपन कि एक्सचेंज जोन कहां पे था, फेफड़ों में, यानी कि एक्सचेंज जोन तो है फेफड़े। इसका मतलब यहां पे क्या था, गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान। अब ये कैसे कंडक्टिंग जोन से कैसे कैसे कनेक्ट रहेगा, तो मैं लिख देता हूं
एक मैं अभी पथ बनाता हूँ, उसके बाद में मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ कि कैसे होता है। यहां से हमें क्या करना था, कुपिका तक पहुंचना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने बना दिया है, यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स हो गया। फिर उसके बाद में ये इस तरीके से एल्वियोलर डक्ट हो गई। फिर ये थोड़ा बड़ा पार्ट हो गया, यानी कि अब मुझे सही करना पड़ेगा। आर्टरिया हो गई, इतना भी छोटा नहीं होता है। आर्टरिया हो गई, एल्वियोलर सैक एंड कुपिका, यानी कि ये तो क्या है, ये तो है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, ये है एल्वियोलर डक्ट, और उससे आर्टरिया, एंड देन ये एल्वियोलर सैक और ये कुपिका। क्योंकि हमें कहाँ तक पहुंचानी थी, कुपिका तक तो वायु पहुंचानी थी, यहीं से तो एक्सेन जोन स्टार्ट होगा। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स का मतलब ये टर्मिनल ब्रोंकियल्स की बात हो रही है ना, रेस्पिरेटरी तो वही करेगा, यानी अंत्यस्थ श्वसनिका। अब यहाँ से वायु किस में जाएगी, यहाँ से एल्वियोलर डक्ट यानी कि जो कुपिका वाहिका उसके अंदर जाएगी, फिर आर्टरिया में जाएगी, एंड फिर जो उसका कुपिकीय सेक है, सेक्स, वहां पे जाएगी, एंड देन लास्ट में कुपिका के अंदर चली जाएगी। और कुपिका से किस में चली जाएगी, यहां से यहाँ पे ब्लड होगा, और ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ये है एक्सेन जोन, इस चीज को ध्यान रखना है। यानी यहां से क्या होता होगा, गैसों का आदान प्रदान। लिख लो भाई जल्दी से। तो ये लगभग क्या कंप्लीट हो गया है, कंडक्टिंग जोन कंप्लीट हो गया है कि किस तरीके से गैसों का नासिका से होते हुए कुपिका क्षेत्र तक पहुंचती है गैसें, उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। तो लास्ट में एक्सेन जोन पर पहुंच गए, और एक्सेन जोन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़ लिया था हमने, फिर ऑक्सीजन का परिवहन पढ़ लिया था। मेनली हम जब एक्सेन जोन है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी गैसें होती हैं, क्योंकि गैसें ऐसे तो है नहीं कि फिल्ट्रेट होके जा रही है अपने शरीर के अंदर। गैसें तो हाई टेम्परेचर से, सॉरी हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो उसमें तो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। तो हमारे शरीर के अंदर तो बहुत सारी गैसें जाती है। हम पढ़ने के लिए बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारी गैसें और भी तो बनती है। ऐसे थोड़ी है कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बहुत सारी गैसें बनती हैं, और बहुत सारी गैसों का मिश्रण हम लेते हैं। और जो जो पार्शियल प्रेशर जिसका अधिक है वो तो हमारे शरीर के अंदर इंटर कर लेगी, और जिसका पार्शियल प्रेशर अधिक नहीं है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगी। दैट्स ऑल। तो इसको आप छाप लीजिए। हो गया। तो ये अपना कंडक्टिंग जोन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या रह गया है, अब लंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो हेडिंग डालनी है आपको लंग्स, यानी फेफड़े। सबसे पहली बात, फेफड़ों का निर्माण
यानी कि फेफड़ों की उत्पत्ति किससे होती है, कौन से स्तर से होती है? तो फेफड़ों की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। उत्पत्ति कहां से होगी? मेसोडर्म से। ठीक है। फेफड़े हैं मानव के, वो दो पालियों में बंटे होंगे। किस तरीके से? मैं डायग्राम बनाता हूं आपके यहाँ पे कि एक तो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लेफ्ट वाला है वो थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट का होता है वो छोटा होता है थोड़ा। ये इस तरीके से होता है। तो ये क्या है? राइट लोब है। और ये लेफ्ट। अब ऐसे होता है ना, ऐसे अपन खड़े हैं तो ये वाला राइट, यानी ये राइट हाथ है और ये लेफ्ट है, तो इस तरीके से डिवाइड किया है इसको। तो राइट वाला लोब है वो कैसा होगा? बड़ा होगा। ये कैसा है? बड़ा है। और बड़े हैं इसका मतलब इसके अंदर कितनी पालियां होगी? 3 पालियां पाई जाती हैं। 3 पालियों में डिवाइड होता है। और लेफ्ट वाला कैसा है? छोटा है। और छोटा है इसका मतलब इसके अंदर पालियां कम होगी, यानी इसके अंदर 2 पालियां पाई जाती हैं। ठीक है। ये नॉर्मली याद रखना है कि ये बड़ा भाग तो कौन सा है? राइट वाला है। और छोटा भाग कौन सा है? लेफ्ट वाला है। और लेफ्ट वाले में 2 पालियां पाई जाएगी। 2 पालियों का मतलब ये है कि ये 2 पालियों से मिलके बना होगा और ये 3 पालियों से मिलके बना होगा। ठीक है। अब जब ये इसका दूसरा अपन डायग्राम बनाते हैं फेफड़ों का, ठीक है। ये राइट बना दिया अपन ने, और ये अब देखो फेफड़ों के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है, ये ध्यान रखनी है आपको। फेफड़ों के ऊपर कैसी होती है? दोहरी झिल्ली होती है इस तरीके से। और फेफड़ों की झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लूरल झिल्ली। तो मैं यहां लिखता हूं कि फेफड़ों की झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं? फेफड़ों की झिल्ली, उसको बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लूरल झिल्ली, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये अगर द्विस्तरीय हैं, यानी ये होती कैसी हैं? द्विस्तरीय होती हैं। अगर द्विस्तरीय हैं तो एक तो ये कैसा होगा? एक तो बाह्य वाली है, तो ये बाह्य, और एक आंतरिक। ठीक है। यानी कि ये तो कैसी हो गई? बाह्य प्लूरल झिल्ली। और अंदर वाली कैसी हो जाएगी? ये वाली आंतरिक। अब इन 2 झिल्लियों के बीच में, और ये है कैसी? इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, ये कैसी है? द्विस्तरीय है। द्विस्तरीय हो गई। अब द्विस्तरीय जो प्लूरल झिल्ली है, इनके बीच में क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी द्रव्य पाया जाता है। और ये द्रव्य क्या करता है? इसके घर्षण को कम करता है। यानी ये जब अपन सांस लेते हैं तो फेफड़े क्या होते हैं? फूलते हैं। मतलब डायफ्राम होता है वो संकुचन होता है, एक बार क्या होता है? अनुशीतलन होता है। तो ये फेफड़े भी वैसे ही तो काम करते हैं ना। जब संकुचन होता है डायफ्राम,
तो ये इंस्पायरेशन होता है, और जब रिलैक्स में आ जाते हैं तो एक्सपायरेशन होता है। तो ये क्या करेंगे, फेफड़े इंस्पायरेशन यानी कि फेफड़े फूल जाएंगे ऐसे, तो फूलेंगे या फिर वापस खाली हो जाएंगे रिलैक्स में। तो उस समय घर्षण पैदा होता है ना, उसको कम कौन करता है, प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं, यहां पे क्या है, प्लूरल द्रव्य। और इसका काम क्या है, घर्षण को कम करना, घर्षण को कम करना। घर्षण को कम कौन करता है, प्लूरल द्रव्य। ठीक है, तो ये तो कैसी हो गई, आंतरिक, ये तो विसरल झिल्ली है। और बाह्य कैसी है, पैराइटल, पैराइटल। ये इस तरीके से फेफड़े हमारे शरीर के अंदर होते हैं, यानी फेफड़े द्विस्तरीय झिल्ली से घिरे होते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच में प्लूरल द्रव्य पाया जाता है, और उसका काम क्या होता है, घर्षण को कम करने का काम होता है। और बाह्य जो प्लूरल झिल्ली है वो पैराइटल, यानी बाह्य पैराइटल झिल्ली होगी, और आंतरिक कैसी होगी, विसरल। अब अगर आंतरिक है तो ये तो आंतरिक झिल्ली है, वो तो फेफड़ों की तरफ होगी, और जो बाहरी है, बाहरी किस, या तो स्टर्नम की तरह होगी या फिर किसकी तरफ होगी, डायफ्राम की तरफ होगी। यानी जो इसका बाहरी हिस्सा है जहां से ये घिरा हुआ होता है तो वैसे होगी ना। तो ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं ना कि फेफड़ों की स्ट्रक्चर, यानी फेफड़ों के बारे में बात हो रही है ना। तो फेफड़ों की झिल्ली क्या होगी, प्लूरल झिल्ली। अब देखो, जब हमने बोला कि प्लूरल द्रव्य है, वो क्या करता है, घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। मैं ये बोलूं कि प्लूरल द्रव्य है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि संक्रमण हो गया कोई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि घर्षण को ये कम कर रहा था, तो अब यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से घर्षण जो पैदा हो रहा है, वो घर्षण है, वो प्लूरल द्रव्य, तो इसमें इन्फेक्शन है, तो ये क्या करेगा, घर्षण को कम नहीं कर पाएगा, तो इससे कुछ डिजीज हो सकता है। तो इस तरीके के जो डिजीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यानी मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूं ना कि प्लूरल द्रव्य में संक्रमण से कौन सी डिजीज हो जाती है, प्लूरिसी। प्लूरिसी किसके कारण होती है, जब प्लूरल द्रव्य है उसके अंदर क्या हो जाता है, संक्रमण कह दो या प्रदाह बोल दो, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, प्रदाह, शोथ। प्लूरिसी किसकी वजह से होती है, जब प्लूरल द्रव्य है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, शोथ हो जाता है, तो ये घर्षण को कम नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये प्लूरिसी डिजीज हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, फेफड़ों के बारे में। और फेफड़े क्या करते थे, एक्शन जोन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और एक्शन जोन में क्या चीज पार्टिसिपेट कर रही थी, कुपिका।
तो फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हुई? कुपिका। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कुपिका, एल्वलाई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कुपिका ही तो किसका एक्सचेंज कर रही थी? गैसों का एक्सचेंज। कुपिका से तो गैसें आगे ब्लड में जा रही थी, रक्त में जा रही थी, उसके बाद में ट्रांसफर हो रहा था वहां से ब्लड से, और फिर टिश्यू के अंदर गैस यूज होती थी वो। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो गई है? लंग्स के बारे में बात हो गई है। ठीक है, अब लंग्स की पोजीशन, मतलब लंग्स किन किन चीजों से घिरा होता है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि फेफड़े, फेफड़े हैं, उसके अधरीय भाग है ना, आगे वाला भाग, वो तो स्टर्नम पाया जाएगा, यानी अधरीय भाग में स्टर्नम से घिरी होगी। अधरीय भाग में, अधरीय भाग स्टर्नम से घिरा, यानी आगे वाला भाग तो क्या है? स्टर्नम से घिरा हुआ है। इसका मतलब पृष्ठीय भाग, पृष्ठीय भाग, पृष्ठीय भाग वक्षीय कशेरुक से घिरा हुआ है। सही है कि नहीं? यानी आगे वाला तो किससे? स्टर्नम से घिरा होगा, और पीछे वाला किससे? वक्षीय कशेरुक से। और नीचे क्या होगा? नीचे फेफड़ों के जस्ट नीचे डायाफ्राम होगा। नीचे क्या होगा? डायाफ्राम होगा। और पार्श्व भाग में क्या होगा? पसलियां, यानी पार्श्व भाग में पसलियां, रिब्स, पसलियों से घिरा हुआ। ये फेफड़ों की पोजीशन है, यानी कि जब फेफड़ों के यहां से क्वेश्चन बनता है कि अधरीय भाग है वो स्टर्नम से घिरा होता है, पृष्ठीय भाग वक्षीय कशेरुक से घिरा होता है, नीचे इसके डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, और पार्श्व भाग में पसलियों से घिरा होता है। ये इसकी पोजीशन है, किसकी? फेफड़ों की। तो ये कंडक्टिंग जोन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि किस तरीके से वायु नासिका से होते हुए कुपिका के अंदर पहुंचती है, और कुपिका के बाद में एक्सचेंज जोन होता है, वो हमने डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। आज हमने क्या कंप्लीट देख लिया है? संचारण केंद्र देख लिया है, यानी कि कंडक्टिंग जोन देख लिया है। कंडक्टिंग जोन किस तरीके से काम करता है उसके पथ के बारे में पूरी बात कर ली है। फिर लास्ट में एक्सचेंज जोन तक पहुंच गए और उसको खत्म कर दिया है, और लंग्स के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात कर ली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नए न्यू लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।